हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने नॉर्मलिटी पे सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज बात करते हैं मिक्स नॉर्मलिटी की। मिक्स नॉर्मलिटी पे कैसे क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में कौन से बोर्ड या कमीशन एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मिक्स नॉर्मलिटी पे बात करते हैं। पहले मिक्स सॉल्यूशन है क्या, मिक्स सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए हमने डिफरेंट एसिड्स लिए और डिफरेंट एसिड्स के हमने अलग अलग सॉल्यूशन बना लिए और उन सभी सॉल्यूशन को बनाने के बाद सभी सॉल्यूशन को एक कंटेनर में मिक्स कर दिया तो वॉल्यूम बन जाए, यानी वो सॉल्यूशन बन जाएगा मिक्स। ठीक है, यानी अलग अलग सॉल्यूशन बनाए डिफरेंट एसिड के और सभी सॉल्यूशन को एक जगह मिक्स कर दिया तो वो सॉल्यूशन कौन सा बन गया, मिक्स। तो सबके वॉल्यूम मिक्स हो गए, सबकी नॉर्मलिटी मिक्स होगी। तो जो वॉल्यूम मिक्स हो गया उसको मिक्स वॉल्यूम कहते हैं, जो नॉर्मलिटी मिक्स हो गई उसको मिक्स नॉर्मलिटी कहते हैं। तो पहले हमें मिक्स सॉल्यूशन बनाना है और मिक्स सॉल्यूशन के बाद सॉल्व करते हैं उसकी मिक्स नॉर्मलिटी। तो मिक्स नॉर्मलिटी देखिए कैसे बनाते हैं। पहले मिक्स सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट एसिड हमने बनाया ये, फर्स्ट कंटेनर मान लिया हमने ये, सेकेंड कंटेनर है ये, बी कंटेनर मान लिया इसको, सी कंटेनर है ये, सी कंटेनर है। इसमें सॉल्यूशन बना लिया हमने, ये मान लीजिए HCl का सॉल्यूशन बनाया हमने, HCl का, और HCl का जो सॉल्यूशन बनाया वो मान लिया 1। ये सॉल्यूशन क्या मान लिया हमने, 1। इसमें H2SO4 का सॉल्यूशन बनाया, H2SO4 का सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन मान लिया 2। सॉल्यूशन क्या मान लिया 2। इसमें HNO3 का सॉल्यूशन बनाया, HNO3 का सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बन गया 3, सॉल्यूशन 3। ठीक है, यानी HCl का जो एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर में हमने HCl का सॉल्यूशन बनाया, वो सॉल्यूशन मान लिया हमने 1। बी कंटेनर में H2SO4 का सॉल्यूशन बना, उसको सॉल्यूशन 2 मान लिया। सी कंटेनर में HNO3 का सॉल्यूशन बना, उसको मान लिया हमने सॉल्यूशन 3। क्योंकि तीनों एसिड्स के सॉल्यूशंस हैं तो सबकी क्या हो जाएगी, सबके ग्राम इक्विवेलेंट जुड़ जाएंगे इसमें। तो अब हमने क्या करा, इसका वॉल्यूम है V1 50 ml, इसका वॉल्यूम V2 मान लिया ये कितना है 25 ml, इसका वॉल्यूम V3 है ये है 40 ml। इसकी नॉर्मलिटी है N1 बराबर है 10, इसकी नॉर्मलिटी है N2 बराबर 12, इसकी नॉर्मलिटी है N3 बराबर 5। ठीक है, तो सॉल्यूशन फर्स्ट के नॉर्मलिटी वॉल्यूम, ये सॉल्यूशन 2 क्या हो गया, सॉल्यूशन 3 हो गया, यानी ये सॉल्यूशन A, ये B और ये सॉल्यूशन 3 के लिए। तो सॉल्यूशन 1 जो बना उसकी नॉर्मलिटी वॉल्यूम हमें पता है, सॉल्यूशन A B C के नॉर्मलिटी वॉल्यूम पता है और इन्हें कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। यानी ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम को कहते हैं। नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम किसके इक्वल है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो सॉल्यूशन 1 के ग्राम इक्विवेलेंट ये हो गए, सॉल्यूशन 2 के ये और सॉल्यूशन 3 के ग्राम इक्विवेलेंट है ये। ठीक है, 3 सॉल्यूशन बनाए हमने, तीनों सॉल्यूशन को एक बड़े कंटेनर में इनको मिक्स कर दिए। तो बनाते हैं बड़ा कंटेनर, इन सबको क्या करते हैं हमने मिक्स, और एक बड़ा कंटेनर बन गया, ये बड़ा कंटेनर बना दिया, इसको मान लिया हमने D, ये मिक्स सॉल्यूशन हो गया, सबको हमने मिक्स कर दिया। अभी कौन सॉल्यूशन बन गया, मिक्स सॉल्यूशन, मिक्स सॉल्यूशन। ठीक है, मिक्स सॉल्यूशन यानी फाइनल सॉल्यूशन। अब जो मिक्स सॉल्यूशन बना है इसका वॉल्यूम होगा, मिक्स वॉल्यूम होगा Vx और इसकी मिक्स नॉर्मलिटी होगी NH। तो Vx क्या होगा, टोटल वॉल्यूम V1 V2 प्लस V3, अगर और सॉल्यूशन होते वो भी जुड़ जाते। तो Vx क्या है, टोटल वॉल्यूम, यानी सॉल्यूशन वॉल्यूम V1 है, ये V2 जुड़ गया V3, क्योंकि सभी एसिड्स हैं और सभी एसिड्स को हमने इसमें बड़े कंटेनर में डाल दिया तो सबका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो Vx टोटल वॉल्यूम हो जाएगा V1 V2 V3। मिक्स नॉर्मलिटी क्या है, वो NX। अब हमें क्या करना है कि जैसे Vx
तो हो ही गए, लेकिन Vx को मान लीजिए मैंने बढ़ा के कर दिया 1000 ml, यानी ये तो वॉल्यूम है लेकिन मैंने इसको भी बढ़ा दिया और इसको बढ़ा के कितने कर दिए 1000 ml। तो Vx कितना कर लिया हमने बढ़ा करके 1000 ml कर दिया। अब मुझे वहां पे देखना है मिक्स नॉर्मलिटी में क्या चेंज आएगा। फिर अगर जो मिक्स सॉल्यूशन बना उसको वॉल्यूम को मैंने चेंज कर लिया, बढ़ा दिया, तो मिक्स नॉर्मलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा हमें वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब क्या है, यानी वॉल्यूम नॉर्मलिटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी जब जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी क्या होगी घटेगी, यानी वॉल्यूम के बढ़ने से नॉर्मलिटी घटेगी, नॉर्मलिटी बढ़ेगी वॉल्यूम घटेगा, यानी वॉल्यूम हुए इनवर्स प्रोपोर्शनल नॉर्मलिटी। अब देखो सारे एसिड्स हमने एक कंटेनर में डाल दिए तो सबके ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, सारे बेस होते सारे बेस के भी ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाते जुड़ जाते, लेकिन अगर इसमें एसिड और बेस होता है तो फिर ग्राम इक्विवेलेंट माइनस हो जाते हैं, क्योंकि एसिड और बेस क्या करते हैं एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेते हैं। लेकिन ये एसिड है तो मिक्स नॉर्मलिटी देखते हैं क्या है, NX बराबर क्या हो जाएगा N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 और अपॉन में आ जाएगा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा Vh। तो N1 V1 ये किसके HCl के लिए, ये किसके लिए H+4 के लिए, ये किसके लिए HNO3 के लिए। अब इनके मान रख देंगे, N1 कितना हमारे पास 10 इंटू V1 कितना 50 दिया गया N1 V1 प्लस N2 कितना 12 इंटू V2 कितना 25 फिर प्लस N3 कितना 5 इंटू V3 कितना 40 और टोटल वॉल्यूम कितना हमने जो बढ़ा के किया 1000 है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 500 हो गए, ये हो गए 500, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 12 5 + 66 12 को 24 और 6 कितना हो गए 30, फिर प्लस ये हो जाएगा 200 और अपॉन में कितना आ जाएगा सबके अपॉन में 1000। ठीक है, तो अब इनको ऐड कर लेंगे 500 में 300 जुड़े 800 200 जुड़े 1000 हो गया, यानी ये आ जाएगा बराबर 1000 अपॉन में क्या आ गया 1000। तो 1000 में 1000 से भाग करो कितना आ जाएगा 1 नॉर्मलिटी आ जाएगी। तो जो मिक्स सॉल्यूशन बना उसकी नॉर्मलिटी कितनी आ गई 1, यानी मिक्स सॉल्यूशन नॉर्मल सॉल्यूशन है। तो मिक्स सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी ऐसे सॉल्व होती है। ये ध्यान रखना, सारे एसिड है तो ग्राम इक्विवेलेंट जुड़ेंगे, सारे बेस है तो भी जुड़ेंगे, लेकिन एसिड में अगर बेस मिला हुआ तो क्या हो जाएगा माइनस, एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेते हैं। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो मिक्स नॉर्मलिटी हुआ है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नॉर्मलिटी है 1/40 और वॉल्यूम है उसका 250 ml और सॉल्यूट है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, यानी नॉर्मलिटी एक सॉल्यूशन बना है, हमसे एक सॉल्यूशन बनाने के लिए बोला गया है, उस सॉल्यूशन को वॉल्यूम कितना 250 ml, उसकी नॉर्मलिटी कितनी है 1/40 और इसमें जो सॉल्यूट डिसॉल्व करना है वो बता दिया ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है H2 C2O4 × 2H2, यानी ऑक्जेलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बनने में H2 कितने मॉलिक्यूल है 2, इसे कहते हैं क्रिस्टली ऑक्जेलिक एसिड। इसमें क्या है, इसे इसका आयोनिक नाम है एथेन 1,2-डाइयोनिक एसिड। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, क्वेश्चन ये बनता है कि मान लीजिए नॉर्मलिटी 1/40 का हमें 250 ml सॉल्यूशन बनाना है, तो उसमें कितने ग्राम ऑक्जेलिक एसिड हम उसमें डिसॉल्व करें। ठीक है, यानी नॉर्मलिटी 1/40 का 200 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कितने ग्राम ऑक्जेलिक एसिड उसमें डिसॉल्व करना पड़ेगा, घोलना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से वो वेट पूछ रहे हैं, वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, और वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था,
यानी फॉर्मूला वेट निकालने के लिए NeV अपॉन में 1000, V यहाँ पे क्या है ml में होगा। यानी जब वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब वेट ऑफ सॉल्यूट देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए ये वेट ऑफ सॉल्यूट हुआ, ये नॉर्मलिटी है सॉल्यूशन की, ये इक्विवेलेंट वेट है सॉल्यूट का, V क्या वॉल्यूम सॉल्यूशन का, और ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो अब हमारे पास देखो नॉर्मलिटी है, V भी है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट हमारे पास नहीं है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे H2CO4, तो जब इसका एक्वस सॉल्यूशन हम बनाएंगे तो अपना आयन में टूट जाएगा, 2 हाइड्रोजन आयन निकलेंगे इसमें और एक बनेगा ऑक्जेलेट आयन, C2O4 पर 2 नेगेटिव। तो ऑक्जेलिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर 2 H पॉजिटिव निकल गए, उसमें एक ऑक्जेलेट आयन निकल गया। अब आपको बताया था कि H पॉजिटिव आयनों की संख्या को बेसिसिटी कहते हैं और OH नेगेटिव आयनों की संख्या को क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। अब एसिड है तो इसकी बेसिसिटी कितनी, यहाँ पर 2H पॉजिटिव आयन निकले तो बेसिसिटी कितनी है इसकी 2, यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी बेसिसिटी आ गई इसकी, बेसिसिटी इज इक्वल टू, तो यहाँ से तो बेसिसिटी निकल गई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। मॉलिक्यूलर वेट पता है हमें, एटॉमिक वेट से निकलता है। एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 6, इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 × 2, तो कितना आ जाएगा 2, फिर प्लस कार्बन का 12 होता है × 2 24 हो जाएगा, फिर प्लस, यानी यहाँ पे क्या है, में 2H2 और ऐसे 2H2O, और यहाँ पे क्या लग जाएंगे, वाटर में चले जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल 2H2, तो ये होगा 24, एक ऑक्सीजन का 16 होता है ये लिखा हुआ, और × 4 तो कितना हो जाएगा 64, फिर प्लस उसमें 2H2 जुड़े हुए तो उनका वेट भी जुड़ेगा, इसका 16 होता है ऑक्सीजन का 2 है 18, और 18 × 2 36 हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ देंगे, कितना होगा 6 और 4 10 और 4 14 और 2 16 होगा, यहाँ हो जाएगा 4 और 6 10 और 2 12, यानी ये आ जाएगा 126। ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 126। इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में क्या आता है बेसिसिटी, क्या आती है बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास है 126 अपॉन में बेसिसिटी कितनी है 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 2 6 और 3, यानी ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कितना 63। तो हमारे पास देखो इक्विवेलेंट वेट भी आ गया। अब हम पता लगा सकते हैं कि हमें कितना ऑक्जेलिक एसिड उसमें मिलाना है और ये सॉल्यूशन हमें इतना बनाना है, यानी इतने ऑक्जेलिक एसिड को मिला करके ये सॉल्यूशन बनेगा। तो W सॉल्व करते हैं, तब W की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे तो ये हो जाएगा W बराबर NeV अपॉन में 1000, V हमारा हुआ ml में, तो मान रखते हैं। नॉर्मलिटी कितनी है हमारे पास, क्वेश्चन में दी हुई है 1/40, इनटू इक्विवेलेंट वेट कितना है 63, ये आ जाएगा 63, इनटू V कितना हमारे पास 250 है। अब 1000 से क्या है, कौन में 1000 है तो यहाँ पे 1000 आएगा, 1000 कहाँ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में, तो 1000 इससे यहाँ पे आ जाएगा, इनटू में 1000, 10 से 0 कैंसिल, 25 125 और ये 25 4 जा 100, तो ये आ जाएगा 63 अपॉन में 160, 63 अपॉन 160। अब 63 में 160 से डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं कितना आता है, 160 से 63 में डिवाइड, यानी ये पॉइंट लगा होता है 0, ये चला जाएगा 3, ये आ जाएगा 480, 0 0 13 में से 8 गए 5 और 5
-4 गए 8 1 फिर 0, ये चला जाएगा 9 और देखते हैं 9 0 0 9 6 54 0 10 में 4 गए 6 0, ये चला जाएगा 3 1 3 0 0 3 6 18 और 3 4 18, यानी आ रहा है 0.393। तो इसकी कितनी है नॉर्मलिटी 0.393 ग्राम। तो ये वाला सॉल्यूशन बनाने के लिए इतनी नॉर्मलिटी वॉल्यूम में कितना ऑक्जेलिक एसिड हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा 0.39 ग्राम, 0.393 ग्राम, यानी ये है वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से हम वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्व कर सकते हैं जब नॉर्मलिटी ऑफ वॉल्यूम उसके दिए हो। तो सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन एक एसिड बेस, एसिड बेस के मिलने से क्या बनता है साल्ट बनता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है हमारा। मान लिया Na2CO3 लिया मैंने और उसका सॉल्यूशन बनाया, उसका सॉल्यूशन बना 48 ml। Na2CO3 लिया है, पहले उसका सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन किस में बना उसका वाटर में। Na2CO3 को वाटर में मैंने डिजोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया और उसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया 48 ml। यहाँ पे लिख लेते हैं किसका सॉल्यूशन बनाना है हमें Na2CO3 4 Na2CO3। तो यहाँ वॉल्यूम है इसका 48 ml। मैंने इसको V1 मान लिया। ठीक है, V1 क्या है इसका 48 ml। मुझे इसकी नॉर्मलिटी नहीं पता है, नॉर्मलिटी को क्वेश्चन मार्क कर दिया। यानी देखो Na2CO3 का सॉल्यूशन कैसे बनाया वाटर में, तो वाटर में इसको डिसॉल्व कर लेते हैं। Na2CO3 को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बना लेगा सोडियम आयन बनेगा और इसमें OH आयन है, तो क्या बन जाएगा NaOH। चलो इसके रिएक्शन को स्टेप में देखते हैं ना, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू। पहले Na2CO3 का सॉल्यूशन कैसा बनेगा और कौन से मीडियम, Na2CO3। इसका हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया और एक्वस सॉल्यूशन में किसमें टूट गए सोडियम आयन और प्लस कार्बोनेट आयन। सोडियम आयन कितने बनेंगे इसमें 2, और वाटर है इसमें, वाटर में कौन कौन से आयन होते हैं हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाला पॉजिटिव वाला तो नेगेटिव से जुड़ेगा और नेगेटिव वाला किससे जुड़ेगा पॉजिटिव। यानी Na2CO3 को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयनों में ब्रेक हो जाता है और साल्ट का जो पॉजिटिव है जल के OH नेगेटिव से जुड़ जाएगा और जो साल्ट का नेगेटिव है जल के पॉजिटिव वाले आयन से जुड़ जाएगा। तो ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ के वो NaOH बना लेगा और ये वाला पॉजिटिव उसके नेगेटिव से जुड़ के क्या बना लेगा H2CO3। तो देखिए जोड़ते कैसे, मान लो ये H पॉजिटिव है और ये कार्बोनेट आयन से कैसे जुड़ेगा। ठीक है, तो जिस पे जितना चार्ज होगा वो उसकी वैलेंसी होती है, यानी वैलेंसी के इक्वल होता है। तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव 1 चार्ज है, इसका मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। कार्बोनेट पे कितना चार्ज है 2, तो कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है। जब आयंस जुड़ते हैं एक दूसरे पर, देखिए ये हाइड्रोजन है ये कार्बोनेट है, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो इसकी वैलेंसी इसके पैरों में चली जाएगी और इसकी वैलेंसी इसके पैरों में चली जाएगी। यानी क्या होती है वैलेंसी एक दूसरे पे क्या हो जाती है शिफ्ट हो जाती है। अब देखो ये वैलेंसी जब इसको जोड़ेंगे तो ये वाला 2 तो यहाँ आ जाएगा, तो ये बनेगा H2 और ये 1 इधर आ जाएगा तो 1 तो 1 ही रहेगा, H2CO3 बन जाएगा। इसको चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी वैलेंसी एक दूसरे पे शिफ्ट होगी, हाइड्रोजन की कार्बोनेट पे चलेगी, कार्बोनेट के हाइड्रोजन पर। ऐसे वैलेंसी जुड़ करके मॉलिक्यूल बनता है। तब यहाँ पे क्या बनेगा NaOH बना, NaOH और प्लस दूसरा क्या बनेगा H2CO3 बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट
फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की जो मेटल्स हैं जब भी वाटर में डिजोल्व होती है बेस बनाती हैं। और कौन सा बेस बनता है? स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, ध्यान रखना। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के मेटल या उनके ऑक्साइड वाटर से क्रिया करके स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। और नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन इनके ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये है वीक एसिड, वीक। अब हमें ये कैसे पता पड़ेगा स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है? तो वाटर में घोलने पर पता पड़ेगा, वाटर में डिजोल्व करने के बाद पता पड़ेगा। जो सब्सटेंस यानी जो एसिड जल में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग है, और जो पार्शियली रूप से जल में डिजोल्व होगा वो वीक होता है। तो NaOH जल में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस। H2CO3 वाटर में पार्शियली रूप से डिजोल्व होगा इसलिए वीक। अब जो सीधी बात है, जो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व होगा तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, और पार्शियली वाले की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसमें जो स्ट्रॉन्ग यानी स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस वाली नेचर में बनेगा। यानी सॉल्यूशन में अगर स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है तो सॉल्यूशन की नेचर कैसे हो जाएगी? बेसिक। और सॉल्यूशन में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है तो सॉल्यूशन की नेचर हो जाएगी एसिडिक। यानी जो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा उसमें स्ट्रॉन्ग उस सॉल्यूशन की नेचर भी वही कहलाएगी। अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है इसमें तो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है इसमें तो ये क्या बनेगा यहाँ पर? बेसिक सॉल्यूशन। तो Na2CO3 यानी पूरी कहानी इसलिए बताई गई आपको। अब हमें ये पता पड़ गया कि Na2CO3 को जल में घुलने के बाद सॉल्यूशन हमारा कौन सी मीडियम आ गया? बेसिक मीडियम आ गया। तो ये वैल्यू जो मैंने अभी लिखी थी वो बेसिक NaOH की थी। अब लिखते हैं उनको और सॉल्व करते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे में। तो Na2CO3 4 Na2CO3 इसको डायरेक्ट अब हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे। यहां से बन जाएगा NaOH और प्लस में क्या बना? H2CO3। तो दो सोडियम आयन निकलेंगे तो 2H आयन लेंगे यहाँ से, तो क्या बन जाएगा? 2NaOH। ठीक है। और यहाँ से एक कार्बोनेट आयन 2 हाइड्रोजन आयन लेगा तो H2CO3 बन गया। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये क्या है? वीक एसिड है, वीक एसिड। ठीक है। अब सॉल्यूशन देखो, Na2CO3 का जो एक्वा सॉल्यूशन बना वो बेसिक मीडियम में चला गया और उसका सॉल्यूशन कितना हमारे पास? V1 बराबर है 48 है। इसकी नॉर्मलिटी हमें नहीं पता, नॉर्मलिटी हमें इसकी सॉल्व करनी है। अब जो NaOH यानी Na2CO3 को वाटर में घोलने पर कौन सा सॉल्यूशन बना? बेसिक। अब मुझे इसको न्यूट्रल करना पड़ा, तो न्यूट्रल करने के लिए मुझे इसमें HCl मिलाने की जरूरत पड़ी। तो मुझे HCl कितना मिलाना पड़ा उसकी वैल्यू देखते हैं। ये तो होगा NaOH के लिए 4 NaOH। अब दूसरा वाला क्या? न्यूट्रल करने के लिए इसको मिलाना पड़ा हमें 4HCl। इसकी वैल्यू क्या है? इसके V1 है 30 और इसकी नॉर्मलिटी N1 है 1/10। यानी जो NaOH सॉल्यूशन हमारा बेसिक मीडियम में मिला उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें HCl की नॉर्मलिटी 1/10 और वॉल्यूम 30 में मिलाने पड़े। यानी अगर मान लीजिए कोई बेस है तो बेस को कंप्लीटली न्यूट्रल करने के लिए उसमें उतने ही एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट मिलाने पड़ेंगे जितने बेस के। ठीक है। यानी अगर एसिड और बेस को न्यूट्रल करना है तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट है, N/V क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट है। तो इस सॉल्यूशन को न्यूट्रल करने के लिए हमें HCl मिलाना पड़ा और HCl ने इसको क्या करा? कंप्लीटली न्यूट्रल कर दिया। लेकिन न्यूट्रल होने में हमें HCl के तो ग्राम इक्विवेलेंट पता है, NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट में हमें नॉर्मलिटी नहीं पता है। तो नॉर्मलिटी सॉल्व करते हैं। तो डायल्यूट इसमें क्या लेंगे? नॉर्मलिटी इक्वेशन। तो ये बन जाएगा N1V1 बराबर क्या आ जाएगा? N2V2। ये किसकी वैल्यू है?
NaOH के लिए, और ये किसके लिए वैल्यू है, HCl के लिए। तो N1 हमें नहीं मालूम, इंटू V1 कितना है 48 बराबर N2 कितना है हमारे पास 4, ये V2 और N2 है क्योंकि सेकेंड सब्सटेंस है। तो N2 कितना हमारे पास यहाँ 1/10 इंटू V2 कितना हमारे पास 30, 10 से कैंसिल हो गए 3 बार, तो N1 बराबर क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इसके बटे में चलेगा 3/40, यानी नॉर्मलिटी आ गई इसकी 1/16 आ गई। तो नॉर्मलिटी कितनी आ गई इसकी 1/16, जो NaOH है उसकी नॉर्मलिटी कितनी वहाँ 1/16 है। अब देखो N1 की जगह 1/16 रख लो, यहाँ 1/16 रखोगे, यहाँ 48 है तो कितना आ जाएगा 3, तो NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट कितने यहाँ पर 3। तो देखो HCl के भी 3 होने चाहिए, 1/10 इंटू 30 ये भी 3 हो गए। जैसे देखो NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट 1/16 रख लिया मैंने यहाँ पर, इंटू B कितना 48, ये तो है NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट, अब बराबर 1/10 इंटू 30, ये किसके HCl के। तो देखो ये कैंसिल होने के बाद कितना आ गया 3, और ये भी कितना आ गया 3, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट जब तो न्यूट्रल होगा, तो कंप्लीटली न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ से हमें बेस की नॉर्मलिटी पता पड़ेगी, उसमें कितनी है 1/16। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो 48 ml सॉल्यूशन के लिए था। अब सॉल्यूशन अगर 50 ml है, ठीक है, यानी इसको क्वेश्चन को ऐड कर दिया, क्वेश्चन में सॉल्यूशन ऐड कर लिया। क्वेश्चन में ऐड क्या है, अगर मान लीजिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम 58 ml है, सॉल्यूशन में से 58 है, यानी सॉल्यूशन का 58 ml लिया हमने वॉल्यूम, उस 50 ml में कितना वाटर, हम उसमें कितना वाटर मिलाएं कि उसकी नॉर्मलिटी 1/40 हो जाए। बात समझ में आ गई, यानी जो सॉल्यूशन, अगर मान लीजिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमारे पास 50 ml है, तो उसमें हम कितना वाटर मिलाएं, कितना वाटर उसमें ऐड करें कि उसकी नॉर्मलिटी कितनी हो जाए 1/40 हो जाए। ठीक है, ये इसका सेकंड स्टेप बना, इसको B मान लिया। तो अब यहाँ पे आता है इसका V1 है 50 ml, इसकी नॉर्मलिटी हमें सॉल्व कर रखी है मैंने 1/16। देखो ये बात अभी बेसिक्स के लिए, ये भी यानी हमने वॉल्यूम कितना कर लिया, वॉल्यूम अगर हमारे पास V1 मान लो 50 ml है और इसकी नॉर्मलिटी 1/16 है, तो इसमें कितना वाटर मिला दें इसकी नॉर्मलिटी कितनी हो जाए 1/40। तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी N2 बराबर 1/40, और इसको V2 हमें सॉल्व करना है। ठीक है, यानी नॉर्मलिटी 1/40 करने के लिए हमें कितना उसमें क्या करना पड़ेगा, वाटर मिलाना पड़ेगा। ये क्या है V2, वॉल्यूम ऑफ H2, वॉल्यूम ऑफ H2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन लगेंगे N1 V1 बराबर N2 V2। तो N1 कितना हमारे पास 1/16 इंटू V1 कितना है 50 ml बराबर N2 कितना है 1/40 इंटू V2 कितना हमारे पास, V2 हमें सॉल्व करना है। ठीक है, यानी ये बेस की वैल्यू है और वो किसकी है, फिर एसिड की। तो N1 हमारे पास है 16, तो 16 से 50 में डिवाइड कर दिए, कैंसिल हो जाएगा 48 2 बचे 20, तो 1 आ गए, तो 4 40 हो गए, तो ये हो जाएगा 0.2 4 8 बचे 85, यानी आ जाएगा V2 बराबर 3.125 इंटू में क्या आएगा 40, तो ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10 और 4 1 जा 4 इंटू 5 4 3 जा 12, यानी आ जाएगा 125 ml। तो इस सॉल्यूशन के 50 ml में मुझे कितना वाटर मिलाना पड़ेगा 125 ml, यानी टोटल सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 1/40 करने के लिए 1/40 करने के लिए मुझे टोटल वॉल्यूम कितना मिलाना पड़ेगा 125 ml वाटर मिलाना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि उसमें 50 ml तो पहले से ही है, तो 50 ml तो हमने पहले ही ले रखा है, ये तो टोटल वॉल्यूम आया 125 और उसमें 50 ml पहले से उसमें मिला हुआ है, तो सीधी बात अब हमें कितना और ऐड करना पड़ेगा 50 ml तो उसमें पहले से है, अब हमें कितना और मिलाएं
किसमें नॉर्मलिटी 1/40 हो जाएगी। तो इसको माइनस कर लेंगे, इसका पता लगा लेंगे कितना हमें मिलाना है। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम, V बराबर आ जाएगा V2 माइनस V1। V2 कितना है हमारा 125 और V1 उसमें पहले से कितना 50 ml, तो बराबर 5 और 12 में से 5 तो 7, तो 75 ml हमें मिलाना पड़ेगा। यानी अगर हम इसमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम 50 ml में 75 ml H2O मिला दें तो उसकी नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी 1/40 हो जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मलिटी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो नॉर्मलिटी पे किस टाइप कैसे कैसे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में कौन से पूछ जाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्वबिलिटी पे मिलते हैं और सॉल्वबिलिटी क्या होती है, सॉल्वबिलिटी पे क्या क्या फैक्टर के इफेक्ट पड़ते हैं उस पर बात करते हैं। तो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स और मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।